अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दाऊद खाकान ने पूरी जिंदगी जंगलों, सहराओं, पहाड़ों की खाक छानते हुए गुजार दी थी। बीवी और बेटा हमेशा इस बात के शाकी रहे कि बाप के साथ भी कभी दिल भर कर नहीं रहे। एक के बाद दूसरी वहम, कभी कहीं से कोई आ गया, कभी कहीं से। उनकी शिकायत पर खाकान जवाब देता, जिंदगी के यही 4 दिन अपना शौक पूरा करने के लिए हैं माई सन। इसके बाद बुढ़ापा हमला करेगा और छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इस बार जब पूरे 5 माह फूला खांजन की बर्फजारों में भटकने के बाद खाकान अपनी दुनिया में वापस आया तो तकदीर का भयानक फैसला उसके सामने था। हमेशा की तरह इस बार भी उसने कोई इत्तला किसी को नहीं दी। टैक्सी कोठी के गेट के सामने रुकी तो चौकीदार मकबूल ने जैली खिड़की से बाहर झांका, फिर उसे पहचान कर जल्दी से गेट खोल दिया। अंदर चलो, सामने वाले पोर्च में रोको, उसने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने टैक्सी अंदर दाखिल कर दी। वो कुछ हैरान सा था कि सवारी ऐसी आलीशान कोठी की है। चौकीदार जल्दी से गेट खुला छोड़कर पोर्च की तरफ भागा था क्योंकि दूसरे मुलाजम अंदर थे। इस दौरान खाकान टैक्सी से नीचे उतर आया। कहाँ चले गए ये सब लोग? मकबूल, चलो सामान निकालो। टैक्सी ड्राइवर ने डिग्गी खोल दी और मकबूल ने दोनों से सूटकेस नीचे उतारे, फिर बास्केट। उसी वक्त अंदर से दूसरे मुलाजिम भी आ गए। टैक्सी ड्राइवर ने डिग्गी बंद की और खाकान ने उसे 500 का नोट दिया। सर, वो ड्राइवर हचकिचाकर बोला। ओके ओके रख लो, दाऊद खाकान ने कहा और फिर हैरत से चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने एक मुलाजिम से कहा, क्या हुआ, कोई खास बात हो गई है क्या? ये सब लोग अंदर क्यों घुसे हुए हैं? इस वक्त तो इन्हें बाहर होना चाहिए। उसने मुलाजमों को चेहरे देखे और एक लम्हे के लिए दिल की कैफियत कुछ अजीब सी हो गई। मुलाजमों के चेहरों पर जो तासरात नजर आ रहे थे उनमें शदीद गम की लकीरें छुपी हुई थीं। इस वक्त फजल अंदर से निकल आया। फजल खान इस घर का मुंतजिम था, हाउस कीपर, पढ़ा लिखा आदमी जो घर के मामलात का निगरान था। फजल ने उसे देखा और दूसरे लम्हे उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, क्या ये बुरी खबर आप तक पहुंच चुकी है? उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। कैसी बुरी खबर? आपको नहीं मालूम? फजल, क्या बकवास कर रहे हो? अगर कोई खबर है तो उसे सुनाने में तुम्हें इतनी देर नहीं लगानी चाहिए, खाकान ने गसीले लहजे में कहा। हम क्या करते सर, कहीं से भी हमें आपके बारे में नहीं मालूम हो सकता था। अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर ली, जहां से आपके बारे में पूछ सकते थे पूछ लिया, लेकिन आपका कोई पता नहीं चल सका जो हम ये खबर आपको देते। फजल, खाकान के लहजे में गुर्राहट थी। सर, बेगम साहब और छोटे साहब, सर वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, फजल ने इंतहाई गम में डूबे हुए लहजे में कहा। और दाऊद खाकान अपने कानों पर गौर करने लगा कि जो कुछ उसने सुना है वो सच है या उसकी समात को धोखा हुआ है। उसने आगे बढ़कर फजल का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, फजल, क्या तुम अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो मेरे हाथों? मैं पूछता हूँ, क्या कह रहे हो तुम? सर, कार का एक्सीडेंट हुआ था। छोटे साहब कार चला रहे थे, बेगम साहब बराबर बैठी हुई थी। एक ट्राले से टक्कर हो गई, दोनों मौका पर ही हलाक हो गए। सर, हमें बताइए कि हमारे पास क्या जरिया था कि आपको तलाश करते, कैसे आपको इत्तला देते? सर, खाकान ने फजल का गिरेबान छोड़ दिया। उसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई थी। सोचने समझने की कुव्वतें सोती जा रही थीं। वो चंद लम्हात उसी तरह खड़ा रहा और उसके बाद उसके होशो हवास साथ छोड़ गए। होश आया तो डॉक्टर कपाड़िया उसके सीने का जायजा ले रहा था। उसे होश में देखकर डॉक्टर कपाड़िया ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मिस्टर फजल, अब सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। जो इंजेक्शन मैंने इनको दिए हैं वो खाकान के दिल की तकवीत का बाइस बनेंगे। इनसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना की जाए।
इसने फजल के अल्फाज याद किए। हारून और नाइला अब इस दुनिया में नहीं थे, दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। डॉक्टर कपाड़िया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जो होना था वो तो हर कीमत पर होना था मिस्टर खाकान, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप मौका पर मौजूद ना हुए और अपनी बेवी और अपने बेटे की तदफीन अपने हाथों से ना कर सके। दाऊद खाकान ने सर्द निगाहों से डॉक्टर को देखा और कहा, इस वाक़े को कितना अरसा गुजर गया? 1 महीना 24 दिन जनाब, डॉक्टर की बजाय फजल ने जवाब दिया और फिर जल्दी से बोला, हम आपको कहाँ तलाश करते, आपके बारे में तो कहीं से कोई मालूमात ही नहीं हासिल हो सकी थी। बहरहाल ये सब अब बेकार बातें हैं। बीवी और बेटी की कब्र पर वो तकरीबन 2 घंटे तक सकते के आलम में बैठा रहा था। उसकी मदम मदम आवाज़ उभर रही थी, ये तो गलत है नाइला, ऐसी भी नाराज़गी किस काम की से खुद भी गई और बेटे को भी साथ ले गई। ये नहीं सोचा कि उसके बाद कितनी तन्हाई हो जाएगी मेरे लिए। ये गलत है, इजाज़त लेकर ही जाना था तुमसे। हाँ, कुछ ज्यादती हो गई वाकई। अपने शौक की तकमील के लिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। हारून बेटा बुरी बात है, बहुत बुरी बात। माँ बाप की गलतियों को तो माफ़ कर दिया जाता है, हमने तुम्हारी गलतियों को नहीं माफ़ किया कितनी ही बार। ऐसे थोड़ी चले जाना चाहिए था। अब बताओ क्या करें, बोलो। 2 घंटे तक वो इसी तरह उन दोनों के कदमों के पास बैठा, उनसे बातें करता रहा, फिर टूटे हुए कदमों से वापस पलट पड़ा। उसके बाद दाऊद खाकान को 1 साल तक घर से बाहर नहीं देखा। वह घर में ही खामोश पड़ा रहता था, मिलने जुलने वालों से मिलता भी नहीं था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आलीशान कोठी उसी तरह अपनी शान शौकत से चल रही थी। तमाम मुलाजम बाकायदा मुलाजम थे, किसी एक को भी निकालने की कोशिश नहीं की गई थी। घर के हर कमरे की सफाई होती। बूढ़े मुलाजम ने, जो बहुत पुराना मुलाजम था, ने एक दिन कहा, बड़े बाबा नाराज हो, मेरी बात पर जो जूते उतार कर मार देना। जो कुछ कह रहा हूँ मोहब्बत से कह रहा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। खाकान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, दूसरी शादी के लिए तो नहीं कहोगे? हाँ बाबा साहब, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पहली शादी बहुत से अरमानों का मजमुआ होती है, इसमें वालदैन भी शरीक होते हैं, अपनी पसंद भी शामिल होती है, मुख्तलिफ अवामल होते हैं इस शादी के। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे हमदर्द बुजुर्ग कि शादी बस वही होती है, उसके बाद का इंसान अपने आप को तमाशा बनाता है। हमाकत अगर खुद हमाकत महसूस हो तो कम अज़ कम उस वक़्त तो ना की जाए। बाबा ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और फिर आप क्या समझते हैं मेरी उम्र ऐसी है? लो साहब, उम्र कितनी है? पहले शादी तो छोटी उम्र में हुई थी, माँ बाप ने कर डाली थी। मेरे इल्म में है अच्छी तरह से औलाद भी हो गई थी, लेकिन अब आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप दूसरी शादी के बारे में ना सोचें। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ तो कानून कुदरत है। बाबा, ठीक हो जाऊंगा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, अभी इतनी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बता दूंगा मैं आपको, अब दोबारा मुझसे ये बात मत करना जब तक मैं खुद आपसे ये बात ना करूं। ये लहजा आखिरी था और बताता था कि खाकान बेशक बूढ़े मुलाजिम की इज्जत करता है, लेकिन जब उसने ये बात कह दी तो इसका मकसद है कि उसके बाद दोबारा इस मौजू पर बात ना की जाए। ना जाने कब तक खाकान इसी तरह गोशा नशीन रहता कि लॉर्ड बेंथियम अपनी बेटी नेल्स के साथ आ गया। ये महम जोई में इसका हमेशा का शरीके कार था। लॉर्ड बेंथियम के साथ और भी कुछ लोग थे, जिनमें हेडले काबिले जिक्र शख्सियत थी। हेडले एक बिगड़ी हुई शक्ल का आदमी था। उसे देखकर फौरन ही ये एहसास होता कि जुर्म की दुनिया से उसका गहरा ताल्लुक रहा है। बोलता बेहद नरम लहजे में था और ये नरम लहजा 2 चीज़ों का इजहार करता था। इंतहाई संग दिल और शफाक लोग बहुत नरम खू होते हैं और उनके अंदर छुपी हुई दीवानगी उस वक़्त तक ज़ाहिर नहीं होती जब तक वो दीवानगी के उस मज़ाहरे पर ना उतर आएं। बहरहाल ये सारा चक्कर महम जोई की ज़िंदगी का था। बाहर से आए हुए लोगों को दाऊद खाकान नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। चुनाचा उसने उनका खैर मकदम किया और लॉर्ड बेंथियम ने कहा, मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात का कि तुमने इस हादसे की खबर मुझे नहीं दी।
वो तो सिर्फ इत्तफाक था कि किसी और जरिए से मुझे इस बारे में मालूम हो गया, और यकीन करो ये सिर्फ चंद रोज पहले की बात है। इत्तफाक की बात ये कि हेडले मेरे पास आ गया और उसने मुझे एक महम की पेशकश की। मैंने कहा कि मिस्टर हेडले, खाकान के बगैर मेरी हर महम अधूरी होती है। मैं उससे मिले बगैर इस महम के बारे में कुछ नहीं कह सकता। दाऊद खाकान ने मुस्कुराती निगाहों से बेंथियम, नेल्स और हेडले को देखा और फिर कहा, बहुत चालाक हो तुम। बड़ी सफाई से तुमने उस महम का तज़किरा कर दिया, मगर मेरी जान, यही कहोगे ना कि अब दुनिया की दिलचस्पियों से तुम्हारा दिल हट गया है और तुम महमजोई की जिंदगी को तर्क कर चुके हो, इसलिए कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी और बेटे का हादसा हुआ है। मैं इस सिलसिले में तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, वो ये कि अगर तुम यहाँ होते तो इस हादसे को रोक लेते, फिर तुम ये हादसा ना होने देते। दूसरी बात ये कि अब उनकी गैर मौजूदगी में ये गोशा नशीनी तुम्हें कोई फ़ायदा दे रही है। अब अगर तुम महमजोई की ज़िंदगी तर्क कर दोगे तो क्या ये मुनासिब होगा? क्या करोगे यहाँ रहकर? बोलो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अब जब कि यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं रहा, ज़िंदगी को और बेहकीकत जानो और दलेरी से एक महमजोई की ज़िंदगी गुजारो, और कहीं भी मौत तुम्हारे करीब पहुँच जाए तो तुमसे ज़्यादा बेफिक्र इंसान और कौन होगा। लॉर्ड बेंथियम ने ये अजीबोगरीब अल्फाज कहे और दाऊद खाकानी हैरानी से उन्हें देखने लगा। ये एक अनोखा तसव्वुर था। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। लॉर्ड बेंथियम को दूसरे लम्हे दाऊद खाकान ने कहा, मैं तैयार हूँ। मंसूबा हेडले का था। तैयारियां करते हुए लॉर्ड बेंथियम ने खाकान को बताया कि एक बहुत ही कीमती खजाने का नक्शा हेडले के पास है। ये नक्शा मुकम्मल तौर पर हेडले की मलकियत है और हेडले ने उस पर काफ़ी काम कर चुका है। बहरहाल ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि हमारे पेशे निगाह किसी खजाने का हसूल नहीं होता, बल्कि हम तो तहजीब की इस दुनिया से फरार हासिल करके कुछ और ही चाहते हैं, और ये कुछ हमारे लिए असल मकसद है। इस बार हम बर्फ़ की दुनिया की सैर करने जा रहे हैं। कहाँ? अंटार्कटिक, लॉर्ड बेंथियम ने बताया, और खाकान गहरी सोच में डूब गया। बहरहाल आमादगी का अजहार तो किया ही जा चुका था, चुनाचा तैयारियां शुरू हो गईं। एक ज़बरदस्त बर्फानी सफ़र की मुकम्मल तैयारियां करके आखिर वो लोग यहाँ से रवाना हो गए और ज़िंदगी की एक ख़तरनाक मुहिम का आगाज़ हो गया। अंटार्कटिक 7 लाख मुरब्बा मील का ये बराज़म अगरचे ज़मीन ही का एक हिस्सा है, लेकिन है इसे एक अलग थलग, वीरान, मंजमन, उदास और खामोश। दुनिया भर की दिलचस्पियों से नाआशना लाखों करोड़ों साल से उसी हालत में है। बर्फ़ के अलावा वहाँ और कुछ नहीं। बर्फ़ के मैदान, बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ के तूफ़ान। लेकिन हज़रत इंसान के लिए तो कलाम पाक में कह दिया गया है कि चप्पा चप्पा तुम्हारी मलकियत में दिया गया है, जहाँ तक तुम्हारे कदम पहुँच सकें। बहरहाल इंसान की इज़्ज़त व हिम्मत ने इस सरजमीन को भी अपने कदमों तले रोन दिया, इसका चप्पा चप्पा छान मारा। ये अलग बात है कि उसकी हकीकतों को नुमाया करने के लिए बेशुमार जिंदगियां कुर्बान हुईं और बहुत से लोगों ने उसके लिए जान दी। उन लोगों ने एक पुरहिम्मत और पुरअज़म सफ़र किया और कुतुब जनूबी के एक जजीरे एडलाई तक पहुंच गए, और गोया एक तरह से उन्होंने जहाज़ जला दिए। अंटार्कटिक के सफ़र के लिए कोई आसान ज़रिया सफ़र इस्तेमाल करना तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था। वो लोग जहाँ तक उनकी मालूमात का ताल्लुक हो सकता था अपनी तैयारियां कर रहे थे। लॉर्ड बेंथियम, उसकी बेटी नेल्स हेडले और दाऊद खाकान बुनियादी हैसियत रखते थे। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के एक बाशिंदे को उन्होंने रहनुमाई के तौर पर हासिल किया और उसकी हदायत के मुताबिक बर्फ़ पर तख्तों की मदद से फिसलने की खूब मशक उसकी रहनुमाई में की। ये वाकई एक दिलचस्प मशगला था। मज़ीद 6 अफराद और उनके साथ शरीक थे, जिन्हें भारी मुआवजे पर मुख्तलिफ कामों के लिए हासिल किया गया। बहरहाल इस तरह इन लोगों ने एडलाइड से आगे के सफ़र का बंदोबस्त किया। बर्फ़ पर फिसलने वाली लकड़ी की गाड़ियाँ जो उनका सामान लादे हुए थीं, इस सामान में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। गाड़ी खींचने वाले कुत्तों की भी एक बड़ी तादाद हासिल की गई
और उनके लिए अजीम स्टॉक खुराक का बंदोबस्त भी किया गया था। यूं उन्होंने एक अजीबोगरीब सफ़र का आगाज़ किया जो बहुत से महम जो हैं करते, और बर्फ़ के इस वीरान सैयारे पर उन्होंने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हर लम्हा किसी हादसे का पैगंबर कहा जा सकता था, लेकिन 2 दिन तक इंतहाई खुशगवार सफ़र तय किया गया और वह बर्फानी इंसानों की तरह सफ़ेद दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। लेकिन तीसरे रोज़ बर्फ़ का एक ज़बरदस्त तूफ़ान नाज़िल हुआ जिसने आगे बढ़ने का रास्ता एक तरह से बंद कर दिया। कई अफराद और कुत्ते बर्फ़ में धंस गए। जबकि ये तूफ़ान थमा तो बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे चारों तरफ फैले हुए थे। मजदूर जो इस मकसद के लिए लाए गए थे, उनकी हदायत पर बड़े बड़े औजारों की मदद से बर्फ़ को उनके चारों तरफ से हटाने लगे और इस काम से फरागत हासिल करने के बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया गया। दर हकीकत वो ख़जाना जिसकी तफसील हेडले ने अपने पास ही रहने दी थी अलग हसीयत का हामिल था। शायद हेडले के अलावा किसी और को उससे दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन नेल्स बेंथियम वगैरह इस सफ़र से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इस खौफनाक बर्फ़ानी तूफ़ान ने भी उन्हें ज़रा बराबर मुतासर नहीं किया। खैर मर्द तो मर्द थे, लेकिन नेल्स की दिलेरी काबिल कदर थी। वो बर्फ़ के बरादे में और तंदो तेज़ चलने वाली हवाओं में कहके लगा रही थी। बहरहाल उन्होंने बर्फ़ पर दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। उनके रास्ते की सबसे बड़ी मुसीबत वो बड़े बड़े गड्ढे थे जिनके ऊपर पतली तह वाली बर्फ़ जमी रहती थी, और जो ही उस पर बोझ पड़ता ये बर्फ़ फट जाती। बाज़ जगह तो ये गड्ढे इतने गहरे होते कि उनमें गिरने के बाद जिंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता था। ये जानलेवा बर्फानी गड्ढे कदम कदम पर मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड का बाशिंदा उनकी रहनुमाई कर रहा था। वो ऐसे रास्तों का माहिर था। उन्हें चलते हुए कोई 16 घंटे गुजरे थे कि इस बर्फानी तूफान के बाद अचानक ही सर्द हवाओं का तूफान नाज़िल हुआ, और ये हवाएं इतनी शिद्दत से चलने लगी कि कई गर्म कपड़ों और समूम के लिबादों के बावजूद जिस्म के अंदर खून जमने लगा। ख़ास तौर पे हवाएं आंखों की रोशनी पर बहुत बुरा असर डालती थीं और थोड़ी देर के लिए आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता। इस हालत में बर्फानी गढ़ों को अबूर करना बहुत मुश्किल काम था। चुनाचा स्विट्ज़रलैंड के बाशिंदे डाल्मिन की हदायत के मुताबिक यहाँ खैमे लगाने का फैसला किया गया और फौरी तौर पर यहाँ क़याम कर लिया गया। फिर उसके बाद 2.5 दिन यहाँ आराम किया गया। बात वही थी, हर एक के अंदर हिम्मत थी, अज़म था। चुनाचा हर तरह के खतरनाक हालात काबू में आ जाते थे। जब सर्द हवाओं से निजात मिली तो उन्होंने आगे का सफ़र का सामान किया। फिसलने वाली गाड़ियों पर सामान लाद दिया गया। एक गाड़ी कुछ खस्ता और ख़राब हालत में थी। चुनाचा मंसूबे के मुताबिक उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और बकिया गाड़ियों पर सामान की तकसीम यूं की कि आगे रहने वाली गाड़ी पर हथियार और दूसरे आलात, खुराक का दूसरा थोड़ा सा ज़ख़ीरा उसे पिछले वाली पर खैमे वगैरह। असल में ये इंतज़ाम इसलिए किया गया था कि अगर किसी तरह किसी गाड़ी को हादसा पेश आ जाए तो दूसरी गाड़ी पर इतना सामान मौजूद हो कि उनके काम आ सके। डाल्मिन की ड्यूटी सबसे आगे थी ताकि वो अपनी महारत से काम लेकर उन गढ़ों की निशानदाही करता रहे जो बर्फ़ में बशीदा थे। डाल्मिन बर्फ़ का इंसान था, इसलिए उसे खासी मालूमात हासिल थीं। फिर उसके पीछे पीछे दूसरे तमाम अफराद। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मौसम खुशगवार और साफ हो गया और वह किसी कदर पुरअत्मीनान अंदाज में एक नरम बर्फानी मैदान में फिसलने लगे। बज़ाहिर इस मैदान में बर्फानी गढ़ों का कोई खतरा नहीं था। चुनाचा मजीद 4 दिन तक वो किसी हादसे या रुकावट के बगैर आगे बढ़ते रहे, लेकिन 5वें दिन दफतन एक लर्जा खेज हादसा पेश आया। डाल्मिन सबसे आगे था, उसके पीछे और दूसरे अफराद कुत्ते गाड़ियों को खींच रहे थे कि यकायक एक पुरशोर आवाज़ के साथ बर्फ़ फटी और उसमें पानी निकलने लगा। ये एक बर्फानी गड्ढा था। दूसरे अफराद तो इस गड्ढे से आगे निकल चुके थे, लेकिन हेडले पीछे था। खाकान लॉर्ड बेंथियम ने फौरन ही पलटकर हेडले को रुक जाने की हदायत की, मगर दूसरे लम्हे उन्होंने देखा हेडले, उसकी गाड़ी और कुत्ते इस गाड़ी में गिरकर नज़रों से गायब हो गए। ये वक्त ऐसा नाजुक और ख़तरनाक था कि खुद उनकी अपनी जानें भी खतरे में थीं, क्योंकि बर्फानी गड्ढा
लम्हा बेलम्हा वज़ी होता जा रहा था और ऐन मुमकिन था कि उसके नीचे पानी का दबाव और बढ़ जाता। जिस जगह बेंथियम और खाकान खड़े हुए थे वहां भी अचानक गड़े निकल आए। चुनाचा यहाँ से आगे बढ़ना बेहद जरूरी था। हेडले के लिए वो लोग हैजानी कफियत का शिकार थे, लेकिन उन्हें वहां से आगे जाना पड़ा। फिर थोड़ी दूर जाकर जब उन्होंने पलट कर देखा तो बर्फानी गड़ा अपनी जगह रुक गया था। वो लोग सख्त हैजानी कफियत का शिकार थे। पता नहीं हेडले का क्या हुआ, वो बुरी तरह उसके लिए परेशान थे। बात अब भी उस खजाने की नहीं थी जिसका पता हेडले को नहीं था। बस एक साथी था और साथी की जिंदगी बहरहाल कीमती होती है। इस वक्त खाकान ने एक तजवीज़ पेश की तो लॉर्ड बेंथियम ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम इन बर्फानी गढ़ों के बारे में नहीं जानते? क्यों मिस्टर डालमियन, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? डालमियन ने कहा, नहीं जनाब, इस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? खाकान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने एक लंबा रस्सा निकाला और उसका एक सिरा अपनी कमर में बांधा और दूसरा एक वजनी गाड़ी में जिसमें काफी सामान लदा हुआ था, और फिर वो पेट के बल एक एक इंच रेंगता हुआ उस गड्ढे के किनारे की जानब चल पड़ा। दूसरे लोग सहमी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। नेल्स ने कहा, डैडी ये तो खुदकशी है। बेंथियम के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हम उसे इसी शर्त पर लाए थे कि बर्फ के इस वीराने में खुदकशी करेगा। लॉर्ड बेंथियम ने कहा, मैं समझी नहीं डैडी, नेल्स परेशान लहजे में बोली। जब मैं उसे इस महम पर लाने के लिए तैयार कर रहा था तो मैंने उससे कहा था कि वो इस महम का सबसे दिलेर इंसान होगा। चौका जिंदगी उसके लिए बेहकीकत और बेमकसद हो चुकी है। नेल्स खामोश हो गई थी। खाकान गड़े के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। जब उसने गड़े में नजर डाली तो उसका सर बुरी तरह चकरा गया। ये गड़ा अंदाजन 150 फुट गहरा होगा और उसकी तह अंधेरे में छुपी हुई थी। वहां एक हेडले तो क्या, अगर 1000 आदमी भी गिर जाते तो उनका सुराग ना मिलता। ताहम इस उम्मीद से कि शायद हेडले जिंदा हो, खाकान हल्क फाड़ फाड़ कर उसे आवाजें देने लगा, मगर उसकी आवाज बर्फानी गड़े में एक बेहानक गूंज पैदा करके गुम हो जाती। अलबत्ता उसने 1-2 मर्तबा किसी कुत्ते के कराहने और हल्के हल्के भौंकने की आवाज सुनी। ये आवाज गड़े में से ही आ रही थी। कुत्ते की ये आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत देर तक वहां रुका रहा। दूसरे लोग उसे आवाजें दे रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों खाकान का दिल चाह रहा था कि वह यहाँ रुके। उस वक्त तक रुके जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि हेडले वाकई मर चुका है। ना जाने क्यों उसे एक अजीब सी कैफियत का एहसास था और वो इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। आखिर जब काफी देर हो गई और बेंथियम वगैरह ने यह महसूस किया कि वो एक अजीबोगरीब कैफियत का शिकार है, तो उन्होंने उस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया जो खाकान की कमर से बंधी हुई थी। खाकान ने अलबत्ता इस सिलसिले में कोई तर्ज नहीं किया था। अलबत्ता जब वो उन लोगों के करीब पहुंचा तो उसने इंतहाई गम आलूद लहजे में कहा। नीचे से मदम मदम आवाजें आ रही थीं। वो जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा था और उसके साथ दूसरे जानदार भी। बहरहाल वो लोग खाकान को वहां से आगे ले गए, लेकिन फिर उसके बाद खाकान को ना जाने क्यों एक अजीब सी कैफियत का एहसास रहा। हेडले की उस मौत ने उसे बड़ा बददिल कर दिया था, लेकिन दूसरे लोग दूसरे अंदाज में सोच रहे थे। खास तौर पर डालमियन ने इस सिलसिले में बेंथियम से सवाल किया, सर, मैं और मेरा साथी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जिस खजाने में से आपने हमें 20% देने का वादा किया था, उसके बारे में तो आप लोगों का कहना यही है कि सिर्फ हेडले उसका पता जानते हैं। अब मिस्टर हेडले की मौत के बाद क्या होगा? वापसी का सफर और कुछ नहीं, बेंथियम ने जवाब दिया। यही हम भी कहना चाहते हैं कि वापसी का सफर ही होना चाहिए। बहरहाल बात बिल्कुल सही थी। आगे चलकर उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बर्फ की इस दुनिया में बहुत हैबतनाक सन्नाटा तारी था। ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। फिर एक दिन एक और खौफनाक अमर ज़हूर में आया। वो ये कि मजदूर और डालमियन खाने पीने की अशिया और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। रास्ता वापसी का ही था, लेकिन जाहिर है रात के ना जाने कौन से हिस्से में वो लोग निकल गए थे और कितनी दूर पहुंच गए थे। अब उनके लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना था। मौत उनकी आंखों के सामने थी और सख्त परेशानी हो रही थी। कोई एक बात जो समझ में आ रही थी, खाकान बहुत सख्त परेशान था। खास तौर से वो ये देख रहा था कि बेंथियम पर बहुत बड़े असरात मुरतब हुए हैं।
वो हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। नेल्स की हालत भी बुरी थी। ये दोनों बाप बेटी बड़ी बुरी हालत में आगे का सफर कर रहे थे। उनके जिस्मों पर मौसम भी बुरी तरह असर अंदाज हो रहा था। यहाँ तक कि आखिरकार एक दिन बेंथियम ने सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया और नेल्सन बिल्कुल ही बेदम हो गई। बाप की मौत के तीसरे दिन नेल्स भी एक रात की सुबह बेजान हो गई। अब सिर्फ खाकान इस दुनिया में, जहाँ हैबतनाक सन्नाटा तारी था, एक हकीर और जलील कीड़े की मानद तन्हा रह गया। वो वापसी का सफर तय कर रहा था और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेगा। तमाम महमजोई गारत हो गई थी। बहरहाल फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जगह जगह ग्लेशियर आ रहे थे। फिर एक ग्लेशियर के करीब दफतन उसके कदम डगमगाए। उसने संभलना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जमीन पैरों तरह से निकलती जा रही है। इससे पहले कि वो मामले की नज़ाकत से आगाह होता, बर्फ की जमीन शक हुई और गहरी तारीकी में गिरता चला गया। ना जाने कितना नीचे गिरा था कि एक झटका सा लगा और उसके कदम किसी चीज पर रुक गए। हादसा इतनी ही बरक रफ्तारी से पेश आया कि चंद लम्हों तक के लिए उसके होशो हवास ही साथ ना दे सके। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसे पता चला कि कुदरत ने निहायत मौजज़ाना अंदाज में उसकी जान बचाई है। बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी जो रस्से के एक सिरे से बंधी हुई थी, गाड़ी के किनारे आकर बर्फ में धंस गई थी और रस्से का दूसरा सिरा उसकी कमर से के गिर्द बंधा हुआ था। गाड़ी भी अगर गड्ढे में आ पड़ती तो वह किसी तौर जिंदा नहीं बैठ सकता था। बहरहाल जिंदगी थी, इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इस शिद्दत की सर्दी में मौत के खौफ से उसके चेहरे का खुला हुआ हिस्सा पसीने से तर नजर आ रहा था। रस्से की लंबाई ना जाने कितनी थी, इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो गड्ढे में बहुत गहराई में लटक रहा है। इस किस्म के नाजुक हालात का मुकाबला करने के लिए उसने पहले ही रस्सी में जा बजा मोटी गिरें लगा रखी थीं, ताकि उन्हें पकड़ पकड़ कर आसानी से ऊपर चढ़ा जा सके। बहरहाल उसने अपने इर्द गिर्द देखा और दफतन ही उसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल गए। बर्फ के इस कुएं नुमा गड्ढे की दीवार में एक गार का दहाना सा नजर आ रहा था और इस दहाने की दूसरी तरफ अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में उसे जो अजीबोगरीब चीज नजर आई, उसे देखकर खाकान के पूरे वजूद के तजस्सुस की लहरें महसूस की। वो एक इंसानी जिस्म था, 18-19 साल के एक नौजवान का जिस्म, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो दाऊद खाकान शशदर रह गया। वो जिस्म, वो चेहरा देखने के काबिल था। वो उसे अपने बेटे की शक्ल का महसूस हुआ। तमाम नकूश वही के वही थे। ये तजस्सुस और हारून के चेहरे के नकूश ने उसे इस तरह बेखुद किया कि वो बाकी तमाम हिफाजती तदबीर भूल गया और उस रस्से के साथ झूल झूल कर उस गार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसे इस बात का भी खौफ नहीं था कि उसके इस तरह जुम्बश करने से बर्फ के गड्ढे में फंसी हुई गाड़ी गिर भी सकती है। आखिरकार वो इस गार के दहाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहाँ पहुंचकर उसने बड़ी एहतियात के साथ अपनी कमर से रस्सी खोली और उसे एक ऐसी जगह लटका दिया जहां से उसके सिरे को दोबारा पकड़ा जा सके, और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहा। इस जगह तक पहुंच गया जहां उस नौजवान का वजूद नजर आ रहा था। आह, किस कदर नाकाबिले यकीन बात थी, किस कदर हैरान कुन। उसके नकूश 100% ही हारून जैसे थे, उम्र भी उस जैसी ही थी। अचानक ही दाऊद खाकान का दिल भर आया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। वो उसके पैरों से अपना चेहरा रगड़ रहा था और उसकी कैफियत बहुत अजीब सी थी। फिर उसे महसूस हुआ कि ये जिस्म बेजान नहीं है, उसमें जिंदगी की कुछ लहरें पाई जा सकती हैं। वैसे भी वो एक ज़हीन इंसान था। महमजोई की जिंदगी के अलावा भी उसकी जिंदगी में और बहुत कुछ आ चुका था। चुनाचा ना जाने किस एहतियात के तहत उसने नौजवान के जिस्म को पूरी तरह टटोल कर देखा। अगर दिल में जज्बात शामिल ना होते तो शायद इस भारी बदन को उठाना उसके बस की बात ना होती। लेकिन अब उसके दिल में ये आरजू जड़ पकड़ गई कि अब उसे इस बर्फानी गड्ढे से उसे बाहर ले जाना है। वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, इसकी कोई सोच उसके जहन तक नहीं आई थी। बस उस जिस्म को यहाँ से निकाल कर ले जाने की लगन ने उसे दीवाना कर दिया। उसने उस नौजवान को अपने बदन से लिपटाया और रस्सी से इतने तने कस कर बांध लिया कि वो खुल ना सके, और उसके बाद उसने एक इंतहाई खौफनाक सफर का आगाज कर दिया।
रस्सी में बंधी हुई गांठों को पकड़ पकड़ कर उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कुदरत जब कोई काम किसी से लेना चाहती है तो उसकी रहनुमाई करती है और इस वक्त तमाम अकल बेकार हो जाती है। इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो जो कुछ कर रहा है उसका नतीजा क्या होगा। दाऊद खाकान ऊपर जा रहा था और थोड़ी देर बाद जब उसने अपने आप को गड्ढे के ऊपर पाया तो उसे खुद भी हैरत हुई। उसके बाद का बर्फानी सफर गालबन किसी उम्मीद पर किया जा रहा था। वो इंतहाई सऊबतें उठाने के बाद आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया जहां से आबादी का आगाज होता था। वो नौजवान मुर्दा हालत में उसके पास मौजूद था, लेकिन उसे मुर्दा इसलिए नहीं कहा जा सकता था कि उसके जिस्म में भरपूर लचक थी और उसकी जिस्मानी कैफियत उसे मुर्दा जाहिर नहीं करती थी। एक अजीबोगरीब कैफियत थी उसकी जिसे देखकर कोई साहिबे अकल आदमी ये नहीं कह सकता था कि इस नौजवान की जिंदगी बाकी हो सकती है। लेकिन ना जाने क्यों दाऊद खाकान के सर पर यह भूत सवार था कि आखिरकार ये नौजवान जिंदगी की जानब लौट आएगा। न जाने किस किस तरह जतन करके वो वापस अपनी दुनिया में पहुंचा और फिर उसने अपने कुछ ऐसे मखसूस दोस्तों से राब्ते कायम किए जिनसे उनका राब्ता बहुत अरसा पहले टूट चुका था। डॉक्टर उनमें सबसे ज्यादा करीबी शख्स डॉक्टर राजी था। डॉक्टर राजी एक अजीम साइंसदान था। एक सरकारी ओहदेदार होने के अलावा खुद अपने एक अजीम शान लेबॉर्ट्री रखता था और इस लेबॉर्ट्री में उसने न जाने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे डाले थे। डॉक्टर राजी ने इसका बेगौर जायजा लिया। नौजवान के बाजू पर चमड़े का एक चौड़ा तावीज बंधा हुआ था। तहकीक के दौरान उन लोगों ने इस तावीज को खोला। उस पर खास किस्म की झल्ली पर एक तहरीर नजर आई, लेकिन यह तहरीर सिर्फ एक वर्ग पर मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी किताब थी जो झल्ली से बनी हुई थी और उस पर अजीबोगरीब नकूश थे जो समझ में नहीं आए थे। बहरहाल इससे पहले उस नौजवान का जिस्मानी तजर्बा जरूरी था और डॉक्टर राजी ने कहा, यह जिस्म एक कुदरती अमल के तहत मंजमद हुआ है। आप यूँ समझ लीजिए दाऊद खाकान के 200 डिग्री नुक्ता अंजमात से नीचे के अंजमात के लिए जिस्म में नाइट्रोजन का महलूल अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो जिस्म मंजमद हो जाता है और इतनी सर्दी में तवील अरसे तक जिंदा रह सकता है। 100% मैंने कहा ना, ये कुदरती अमल ही है। तो फिर क्या ख्याल है, क्या इसे जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश की जा सकती है? हाँ, डॉक्टर राजी ने उसकी उरिया जिस्म पर जगह जगह इलेक्ट्रोड लगाए, उसकी दोनों कलाइयों और पैरों पर भी इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसके बाद उसने एक सब्ज रंग की दवा सिरिंज में भरकर नौजवान के बाजू की रग में इंजेक्ट की और उसके बाद एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को इस इलेक्ट्रो सिस्टम से मुंसलिक करके उसने कुछ बटन दबाए और गरगराहट की आवाजें बुलंद होने लगी। ये तजर्बा दिन में 4 बार किया गया और उसके बाद उसने शायद इसकी कामयाबी पर गौर करना शुरू कर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके जिस्म में हरकत होने लगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुतहरक हो गया। डॉक्टर राजी के लिए तो ये सिर्फ एक तजर्बा था, लेकिन दाऊद खाकान एक अजीब सा सरूर महसूस कर रहा था क्योंकि ये नौजवान उसके बेटे का हम शक्ल था। बहरहाल डॉक्टर राजी की कोशिशों से वो होशो हवास की दुनिया में वापस आ गया और दाऊद खाकान को जीने के लिए एक रास्ता मिल गया। कभी कभी जब उसे बर्फानी इलाके का ख्याल आता तो उसका बदन थरा जाता था। उसके बहुत ही अच्छे दोस्त वहां मौत का शिकार हो गए और एक खौफनाक याद वहां से वाबस्ता हो गई थी। लड़के का नाम उसने हारून रखा। वो बिल्कुल ही एक नई दुनिया का इंसान था, खामोश लेकिन इंतहाई समझदार। दाऊद खाकान से उसने भरपूर ताउन किया और दाऊद खाकान ने अपनी जिंदगी के कुछ नए तजर्बात से रोशनास हो रहा था। उसने उस लड़के को अपनी जुबान सिखाई, अपने रहन सहन का अंदाज सिखाया और जब वो इस काबिल हो गया कि रवानी से उर्दू और अंग्रेजी बोल सके, उसे अपने साथ महफिलों में ले जाना शुरू कर दिया। लोग ये तो नहीं जानते थे कि ये नौजवान कौन है, एक खूबसूरत तंदुरुस्त और तवाना वजूद। दाऊद खाकान शायद अपने किसी पोशीदा बेटे को साथ ले आया है और अब उसकी वजह से उसने नई जिंदगी का आगाज कर दिया है। यूं हारून अब इस दुनिया से बखूबी वाकिफ हो चुका था। उसके दोस्तों की तादाद भी बढ़ गई। वो एक खुली तबीयत का नौजवान था और अब इस दुनिया में बाकायदा जिंदगी गुजार रहा था।
अक्सर उसके कुछ दोस्तों ने उससे सवालात किए कि वो कौन है। ऐसे सवालात पर वो कुछ खो सा जाता, जैसे माजी उसकी समझ में ना आ रहा हो। उसे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि वो कौन है और कहां से उसका ताल्लुक है। ये सब कुछ एक पुरइसरार कहानी थी और दाऊद खाकान की जिंदगी के बकिया अयाम अच्छी तरह गुजर रहे थे। बहरहाल एक मजाक था, एक अंदाज था हारून की जिंदगी गुजारने का। वो अवाश फितरत नहीं था, लेकिन उसकी दोस्ती लड़कियों से भी थी। बहुत ही खुले हाथ का मालिक था। चुनाचा दाऊद खाकान के इंतकाल के बाद उसने दाऊद खाकान की छोड़ी हुई जायदाद का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। फितरतन वो लाउबाली था और अब मौजूद दुनिया से वाकफ जिंदगी की बेशुमार दिलचस्पियों में हिस्सा लेने वाला। और सबसे पहले उसने गुनाह का जो कदम उठाया और उसमें उसने अपना कोई हाथ नहीं था। वो एक पेशावर लड़की थी, लेकिन आला पैमाने पर शिकार करने वाली। डुनेल था उसका नाम और डुनेल ने हारून को अपने रास्ते पर लगाया। नतीजे में बुराइयां उसके इर्द गिर्द फैलती चली गईं और वो अजीबोगरीब सूरत हाल में मुब्तला होता चला गया। दौलत खत्म हो चुकी थी, हर चीज खा पी कर बराबर कर दी गई। दोस्तों का ये मजमा इस वक्त छटा जब हारून ने अपने आप को कलाश महसूस किया। जब तक वह दाऊद खाकान की छोड़ी हुई दौलत बेदरेग इस्तेमाल करने के काबिल था, दोस्तों ने उसे शहनशाह का दर्जा दे रखा, बल्कि बाद लोगों ने तो उसे शहनशाह कहना भी शुरू कर दिया। लेकिन दौलत के खात्मे के बाद हारून दोस्तों से महरूम होता चला गया। डुनेल उसी की दौलत पर मुल्क से बाहर चली गई और शायद अमेरिका जाकर सेटल हो गई। जब इस तमाम सूरत हाल का सही अंदाज में हारून को अंदाजा हुआ तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक उसने किसी बात की परवाह नहीं की और इस वक्त भी एक बेपरवाह इंसान की हैसियत से वो जिंदगी गुजार रहा था। चंद खुद खुश फिक्रे अब भी परवाने पुराने दौर की यादगार के तौर पर उसके साथ लगे हुए थे। सैरो सियाहत तफरीह का रसिया था। चुनाचा औबाश दोस्तों की सोबत में वो खासा बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने कहा, हारून, दौलत जब तक जिंदगी का एक हिस्सा ना हो, जिंदगी गुजारना बेकार है। तुमने जिंदगी के वो ऐश देखे हैं जो हमारे ख्याल में बड़े बड़े लोगों ने नहीं देखे, लेकिन अब तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो वो बड़ी बेमकसद सी है। हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि जिंदगी के वो अंदाज बिल्कुल बदल गए जो कभी थे और अब मैं ये सोचता हूँ कि वो सब कुछ मेरा किए कुछ अपना धरा है। लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने खाकान की दौलत संभाल कर रखी होती तो मैं इस कदर बुरे हाल में ना होता। इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। जिंदगी में तजर्बात बड़ी मुश्किल से हासिल होते हैं और तजर्बात के हसूल के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारी दौलत का बदल वो तजर्बात हैं जो तुम्हें हासिल हुए। दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों की हुक्मरानी है, ताकत की और दौलत की, बल्कि दौलत सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे अपने जिस्म में जान नहीं तो तुम बेशुमार जानदार अपनी दौलत के बल पर अपने इर्द गिर्द फैला सकते हो जो हर तरह तुम्हारी हिफाजत करें। मेरे जिस्म में बहुत जान है, हारून ने अपना बाजू खोल कर दिखाते हुए कहा। शानदार वर्जिशी जिस्म, बुलंदो बाला कद्दो कामत, हसीन तरीन और दिलकश नकूश, जिनमें एक वहशत का अंदाज पाया जाता है और ये नहीं कहा जा सकता कि माजी में इसका ताल्लुक कहाँ से होगा। एक अजीब से कैफियत, नीली खिंचा जैसी आंखें जिनमें पतली के करीब सबज गहराइयां पाई जाती थीं, या आसमान और जंगल का मंजर पेश किया जाता था। इसी तरह उसके चेहरे के नकूश, जिनके इर्द गिर्द लड़कियां मक्खियों की तरह भिन भिनाती थीं, लेकिन इस सिलसिले में वो ज़रा मुहतात रवैया इख्तियार करने का आदी था। अब इन दिनों उसके जहन में सिर्फ ये ख्याल परवरिश पा रहा था कि दौलत के हसूल के लिए क्या किया जा सकता है। कोई छोटी मोटी मुलाजमत। किसी दौलत ने उसे मशवरा दिया कि उसने हकारत से गर्दन झटक दी। मैं जिसने दर्जनों मुलाजम पाल रखे थे खुद किसी की मुलाजमत करूंगा, तो फिर कोई ऐसा खजाना तलाश करो जो तुम्हें आसानी से हासिल हो जाए। हाँ, ये बात काबिले गौर है, उसने कहा और अपनी तगोदो में लगा रहा। उससे ऐसे किसी खजाने की तलाश थी जो उसकी जिंदगी में एक बार फिर वही दिन वापस लौटा दे जिन्हें वो खो चुका था। अपनी तलाश में वो जिंदगी के बेमकसद दिन गुजार रहा था और उस दिन इस नाइट क्लब में एक वाकया पेश आया। वो इस नाइट क्लब का बाकायदा मेंबर नहीं था, लेकिन कुछ दोस्तों से उसकी मुलाकात हुई और उनमें से दो उस क्लब के मेंबरान थे। इनके जरिए वो वहाँ आता जाता रहता था। क्लब का माहौल निहायत जदीद था। उसकी पसंद के मुताबिक एक उम्दा सूट में मलबूस
वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक ही एक तरफ एक हंगामा सा हो गया। वो खूबसूरत लड़की बहुत दिलकश थी और कई बार हारून की निगाहें उसकी जानब उठ चुकी थीं, लेकिन बात हारून तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि एक और लहीम शहीम और ताकतवर सा आदमी लड़की की जानब मतवज्जा था। अभी हारून अपने दोस्तों से उस लड़की का तज़किरा भी नहीं कर पाया था कि दफतन वो लहीम शहीम आदमी अपनी जगह से उठा और लड़की के करीब पहुंच गया। उसने झुककर लड़की से कुछ कहा और लड़की के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे। वो घबराकर कुर्सी से अपनी जगह से उठ गई और एक तरफ बढ़ने लगी तो उस आदमी ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। फासला इतना था कि कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लड़की की सुरीली चीख और उसके बाद उस आदमी की गिरफ्त से निकलने की जद्दोजहद से ये अंदाजा हो गया कि वो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। हारून का ख्याल था कि फौरन ही इंतजामिया के अफराद या फिर कुछ और दूसरे जाले उस तरफ दौड़ पड़ेंगे और उस शख्स को बद अखलाकी से रोकेंगे, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा सुकड़ गया जब उसने देखा कि कोई भी उसकी जानब मतवज्जा नहीं है। उधर उस शख्स ने लड़की पर ऐसी गिरफ्त कायम की थी कि लड़की के दांत भींच गए थे। वो अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात नुमायां थे। वो मदद तलब करने वाली निगाहों से हाल में मौजूद लोगों की तरफ देख रही थी, लेकिन हर शख्स ही इस वक्त निगाहें चुरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे लोग उससे खौफजदा हों। वो शख्स लड़की को गिरफ्त में लिए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और ना जाने क्यों ये सूरत हाल हारून के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने हाल में बैठे हुए लोगों की तरफ देखा, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ उस शख्स के सामने आ खड़ा हुआ जो लड़की को दरवाजे की तरफ खींच रहा था। उस शख्स ने उसे देखा और नशा आलूद लहजे में बोला, दफा हो जाओ, सामने से हट जाओ। तुमने देखा नहीं कोई भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या तुम्हारी मौत आई है? हारून ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया और वह हाथ बड़ा भरपूर था। उस शख्स के दांत हिल गए। लड़की का हाथ तो खैर उसने छोड़ ही दिया था, लेकिन उसके होंठ से बहने वाला खून उसके सीने पर बहने लगा। तब उसने भी एक ऐसी हरकत की जिसके लिए हारून तैयार नहीं था। उसने किसी जंगली भैंसे की तरह सर झुकाकर हारून के मुंह पर टक्कर मारी और बराबर का सौदा कर लिया। हारून के मुंह पर ज़रब तो लगी थी, लेकिन मुंह से निकलने वाले खून के कतरों को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और दूसरे लम्हे उसने अपने मद्दे मुकाबल की कमर पकड़ ली और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा और ताबड़तोड़ उस पर घोंसे बरसाने लगा। लेकिन नीचे वाले शख्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और हारून की गर्दन में पांव डालकर उसे खुद पर से गिरा दिया और उसके बाद उसने पूरी कुव्वत से हारून के पेट पर 2 घोंसे मारे। हारून ने पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन आवर ने फौरन ही एक मेज पर रखी हुई बोतल उठाई और उसे जोर से काउंटर पर मार कर तोड़ दिया। इसी तरह आधी बोतल उसके हाथ में रह गई, जिसका टूटा हुआ हिस्सा खौफनाक हथियार बन गया था। वह जुनूनी अंदाज में हारून पर हमला हावर हुआ, मगर हारून झुकाई देकर अपने आप को बचा गया और फिर हारून पर भी वो खून सवार हो गया। वो अपने हरीफ के मुंह पर पे दर पे घोंसे बरसाता रहा और उसके कई दांत टूटकर हल्क में फंस गए। उसकी मज़ाहमत अगरचा खत्म हो चुकी थी, लेकिन हारून के जुनून में कोई फर्क नहीं आया। वो उस पर लाते और घूंसे बरसाता रहा। फिर न जाने कितने अफराद ने उस पर मिलकर काबू पाया था। हारून का हरीफ अगरचा मरा नहीं था, लेकिन उसे कुछ ऐसी अंदरूनी चोटें लगी थी कि वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। हारून को लॉकअप में बंद कर दिया गया। उस पर एक आदमी को शदीद जख्मी करने के इल्जाम में मुकदमा चला, लेकिन ऐसे लम्हात में उस लड़की मरीना ने उसका भरपूर साथ दिया। उसने अपने ज़राए से काम लेकर हारून के लिए शानदार वकील किया। उसने हारून की ज़बरदस्त पैरवी की। वह उसे सज़ा से तो ना बचा सकी, लेकिन उसे 1 साल की सज़ा हुई थी। बहरहाल अब जो कुछ भी था वो एक अलग बात थी, लेकिन मरीना ने जिस तरह हारून की देखभाल की थी, हारून उससे बहुत मुतासर हुआ। मरीना जेल में भी 3 बार उससे मिलने आई। मरीना उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी और उसने कहा था कि वह उसकी रिहाई का इंतज़ार करेगी और अब वह उसका बेहतरीन दस्त थी।
क्योंकि जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ। बहरहाल जेल में हारून को कुछ नई जिंदगी से शनास होने का मौका मिला था। यहाँ उसे मशीन शॉप पर रखा गया। काम ज्यादा सख्त नहीं था और उसे खुशी इस बात की थी कि उस वर्कशॉप में काम करने वाले कैदियों की तादाद ज्यादा नहीं थी। इस तरह वह हंगामों से दूर रहकर अपनी सजा में ज्यादा से ज्यादा कमी करा सकता था। कोठरी में उसके साथी एक अजीबोगरीब शख्स था। उसका नाम राना अहमद था। राना अहमद एक ढले हुए कंधों वाला तवील आदमी था। उसका उम्र अगरचा ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन कंधों तक झूलते हुए उसके बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे और वो अपने आप को एक सरहदी बशिंदा बताता था। उसे इस कोठरी में आए हुए तीसरी रात थी। वो हाफिज आखिरी राउंड के बाद जा चुका था। लाइट बुझने में चंद मिनट बाकी थे कि अचानक राना अहमद ने अपने कमरों में से खंजर निकाल लिया और उसकी नोक हारून के गले पर रख दी। हारून को उसकी इस हरकत पर हैरत का झटका सा लगा। वो नहीं समझ पाया कि राना अहमद ने ये अमल क्यों किया। वो दोनों तो अभी एक दूसरे से पूरी तरह मुतारफ भी नहीं हुए थे। इन 3 दिनों के दरमियान सिर्फ चंद अल्फाज के तबादले के अलावा ज्यादा बात भी नहीं हुई थी, लेकिन राना अहमद का ये अमल हारून की समझ में नहीं आया। वो हैरत से कुछ भी ना बोल सका। राना उसे दबाता हुआ दीवार के पास ले गया और गले पर खंजर की नोक का हल्का सा दबाव डालते हुए उसने गुर्राकर कहा, हरामजादे, क्या तू मुझे इतना बेवकूफ़ समझता है कि मैं तुझ जैसे बदमाश को ना पहचान सकूं? हारून ने बेमुश्किल तमाम कहा, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुमने मुझे क्या पहचानते हो? बकवास। क्या तू इसलिए जेल में नहीं आया कि यहाँ मेरी कोठरी में घुसकर मेरे बारे में मालूमात हासिल करे? मैं जानता हूँ कि उन लोगों को मालूम है कि मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुझे सिर्फ इसलिए यहाँ भेजा गया है कि नींद में जो कुछ कहूँ उसे नोट कर ले और इस तरह ये मालूम कर ले कि मैंने रकम कहाँ छुपाई है। लेकिन एक बात याद रखना कि इस रकम तक हाथ नहीं पहुँच सकता, और जो हाथ उस तक पहुँचेगा उसे पहले ही काट दिया जाएगा। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हारून अब भी तअज्जुब भरी निगाहों से राना अहमद को देख रहा था। उसकी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आ सका। खंजर की नोक उसकी गर्दन पर होने के बावजूद उसे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ और वह पुरसकून अंदाज में दीवार से टेक लगाए खड़ा रहा। गालबन ये पुरसकून रहना ही उसकी जिंदगी बचा गया था। उसने कहा, सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा नाम अहमद है और तुम मुझे 2 गालियाँ दे चुके हो। एक दिलचस्प बात कहूँ तुमसे, तीसरी बार तुमने मुझे गाली दी और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर यह खंजर मेरी गर्दन से नहीं हटाया तो इसके बाद यह खंजर मेरे हाथ में होगा और मैं तेरी लाश के इतने टुकड़े करूँगा कि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकेगी। अब मैं गिनती गिन रहा हूँ, 1, 2। हारून के लहजे में यकीनन कोई ऐसी बात थी जिससे राना अहमद झुर्री लेकर रह गया। हारून की आंखों की खौफनाक चमक देखकर उसने ये अंदाजा लगा लिया कि मद्दे मुकाबल जो कुछ कह रहा है उस पर अमल कर डालेगा। दूसरे लम्हे उसने खंजर हारून की गर्दन से हटा लिया और कई कदम पीछे हट गया। वो उलझी हुई निगाहों से हारून को देख रहा था। तब हारून ने कहा, गोया तुम्हारी जिंदगी कुछ बाकी थी, तुमने अकल से काम लिया है। सुनो, मैं जेल में किसी किस्म के हंगामे में मुलव्वस होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सज़ा में कमी हो जाए और वो लड़की जो मुझे बेहद पसंद है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरे इंतज़ार की जहमत से बच जाए। तुम कौन हो और ये हरकत तुमने क्यों की थी मैं नहीं जानता, लेकिन आइंदा मैं किसी ऐसी बात का दोहराया जाना पसंद नहीं करूँगा, चाहे मेरी सज़ा में कमी हो या ना हो। राना अहमद ने हारून के ये अल्फाज गौर से सुने और यूं लगा जैसे उसके गुबार से हवा निकल गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटा और अपनी जगह जा बैठा, लेकिन अब भी उसकी निगाहें हारून की जानब उठी हुई थीं। आखिरकार उसने नरम लहजे में कहा, क्या वाकई तुम मुझे नहीं जानते? मैंने कहा ना, तुमने जो हरकत की है उसके बाद मुझे तुम्हारे बात का जवाब तक नहीं देना चाहिए। लेकिन हारून जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया और अपने बिस्तर पर जाने की तैयारी करने लगा। ये बिस्तर ऊपर नीचे दीवार में लगे हुए तख्तों की सूरत में थे, जिन पर फटे पुराने गद्दे बिछे हुए थे। निचला तख्ता राना अहमद का था और ऊपर वाला हारून का। दफतन राना अहमद की आवाज़ उभरी, मेरे दोस्त,
क्या तुम मेरी बात सुनना पसंद करोगे? बराह करम मैंने जो कुछ कहा है और जो गालियां तुम्हें दी हैं उन्हें भूल जाओ। बल्कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो एक के बदले में 10 गालियां मुझे दे लो, मगर बैठो, मेरी बात सुन लो। मैं समझ रहा था कि तुम यकीनन मेरे लिए यहाँ भेजे गए हो, क्योंकि चेहरे मोहरे से ना तो किसी आदि किस्म के जुर्म मालूम होते हो और ना ही कोई बुरे आदमी, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर तो एक अजीब सी कैफियत है, जैसे तुम किसी इलाके के शहजादे हो। बस यही बात मेरे लिए शुबे का बाइस बन गई थी, लेकिन यकीन करो मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। हारून ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो राणा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि जब से मैं इस जेल में आकर बंद हुआ हूँ शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हूँ। क्या तुम मुझे वाकई नहीं जानते? तुमने राणा अहमद का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैंने तुम्हारा नाम सुना है, हारून ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। इस जेल का हर शख्स जानता है कि मैं कौन हूँ। मेरे सीने में जो राज दफन है उसे जानने के लिए इतने अफराद बेचैन हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। खुद इस जेल में बहुत से लोग मेरी हकीकत जानने के बाद मेरे सीने में घुसने की कोशिश करते रहे हैं। तुम पहले शख्स हो जो मुझसे लातअल्लुक हो। मैं नहीं जानता, काश तुम जो कह रहे हो वही सच हो। देखो, मैं फिर तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि ना मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है, ना तुम्हारे सीने में जो राज छुपा हुआ है उससे, और ना ही मैं तुम्हारी नींद में बकवास करने पर तवज्जो दे सका हूँ अब तक। बस अब आराम करो। ये कहकर हारून अब पूरी तख्ते पर चढ़ गया और सरहाने से अपना गद्दा बराबर करने की कोशिश करके लेट गया। थोड़ी देर के बाद बत्ती बुझ गई और हारून अपने बिस्तर में लेटा उसकी तेज तेज सांसों की आवाजें सुनते रहा। फिर कमरे की तारीक फिजा में राणा के हल्के हल्के खराटे सुनाई देने लगे। हारून ने करवट बदल ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उस रात के बाद से राणा अहमद के अंदाज में खुशगवार तब्दीली आती गई। अपनी दोस्ती का एहसास दिलाने के लिए वो हारून को छोटे मोटे तोहफे पेश करने लगा, जिनमें तंबाकू, नहाने का साबन, सगार और बढ़िया किस्म की ब्रांडी शामिल थी। कैदियों के लिए अगरचा इन चीज़ों पर पाबंदी थी, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से राणा अहमद को ये तमाम चीज़ें बाकायदगी से मिल रही थीं। हारून को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि जेल के दूसरे कैदी, यहाँ तक कि जेल के मुहाफ़िज़ भी राणा अहमद से डरते हैं और वक्तन फ़ौक्तन उसके काम आते रहते हैं। हारून जेल में सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता था। अलबत्ता रिहाई से कुछ हफ्ते पहले उसे पूरी दास्तान का पता चल गया। ये एक अजीबोगरीब कहानी थी और राणा अहमद दर हकीकत एक डाकू था। डकैतियों की तारीख में उसने जो वारदात की थी, उस वारदात में करोड़ों रुपए इस तरह गायब हो गए थे जैसे कभी उनका वजूद ही ना रहा हो। राणा अहमद ने खुद ही उसे तफसीलात बताते हुए कहा, ये करोड़ों रुपए मैंने एक बैंक वैन से लूट कर हासिल किए थे और उसके लिए मैंने जो शानदार प्लानिंग की थी, मामूली जहन उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। राणा अहमद कुछ देर के लिए इस तरह खामोश हो गया जैसे अपने जहन में वो पूरी सिचुएशन ला रहा हो जो इस सिलसिले में पेश आई थी। हारून के दिल में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी और वह पूरी तवज्जो से यह कहानी सुन रहा था। कुछ लम्हों के बाद राणा अहमद ने कहा, इस मसले में मेरा दस्ते रास्त कबूल शाह था और सही महीनों में कबूल शाह ने ही बाकी लोगों का बंदोबस्त किया था। सूरत हाल ये थी कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी का मरकजी दफ्तर एक मखसूस इलाके में था जहां हजारों कारीगर और मजदूर शिफ्टों में काम किया करते थे। उनकी महीने भर की तनख्वाह करोड़ों रुपए की शक्ल में बनती थी और महीने की पहली तारीख को एक वैन के जरिए एक बैंक से रवाना की जाती थी। हम लोगों को इसके बारे में ही इत्तला मिली थी और हम उस करोड़ों रुपए के चक्कर में पड़े हुए थे। चुनाचा पूरी मनसूबाबंदी की गई और उसके लिए हमने अपने साथ मजीद 3 अफराद को शरीक किया था, जिनमें एक जानी, दूसरा डंगर और तीसरा उबाला था। इस तरह हम 5 आदमियों का एक ग्रुप बन गया। मैं और कबूल शाह उसमें पेश थे। बाकी 3 लोगों को बेहतरीन मुआवजा पेश किया गया था और इस सिलसिले में हमने अच्छी तरह से रिहर्सल कर ली थी। मंसूबे वाले दिन वैन सुबह सवेरा ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। इस वक्त शहर की सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। सारा प्रोग्राम तयशुदा था। शहर से तकरीबन 20 मील दूर हाईवे के किनारे कद आदम झाड़ियों में जानी और बाला अपने काम में मसरूफ हो गए। उन्होंने सड़क पर एक छोटा सा बोर्ड निस्ब कर दिया जिस पर हाईवे की महकमे की तरफ से नुमाया तौर पर यह हदायत दर्ज थी कि आगे सड़क ज़ायरे
मरम्मत होने की वजह से मुतबादल रास्ता इख्तियार किया जाए। कोई 10 मील आगे सड़क पर इस तरह का एक और बोर्ड निस्ब कर दिया गया था। इस तरह दोनों तरफ हाईवे पर आने वाली गाड़ियों को बीच का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ रहा था। बहरहाल वैन के आने से ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने सड़क से वो बोर्ड हटा दिया और जैसे ही वैन उस जगह से गुजरी उन्होंने एक बार फिर वो बोर्ड सड़क पर निस्ब कर दिया। अब उस बोर्ड की वजह से कोई और गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजर सकती थी। 10 मील के दरमियान से सिर्फ वैन ही गुजर रही थी जिसमें वो बड़ी रकम मौजूद थी। वैन अपनी मुकर्रर रफ्तार से जा रही थी। 3-4 मील आगे चट्टानों में एक खतरनाक मोड़ था और यही वो जगह थी जहां हम लोग यानी मैं, कबूल शाह और डंगर घात लगाए बैठे हुए थे। हमने सड़क पर तकरीबन 200 गज के फासले पर पेट्रोल छिड़क रखा था और बेचैनी से वैन के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। वैन हमारे अंदाजे के मुताबिक जब कोई 1 मील पीछे रह गई तो सड़क पर बिखरे हुए पेट्रोल को आग लगा दी गई और स्याह धुएं के बादल उठने लगे। फिर वैन सामने आई। सड़क को आग की लपेट में देखकर ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक पैडल दबाया और वैन रुक गई। वैन के रुकते ही हम लोग दौड़ते हुए निकल आए और हमने वैन को घेरे में लेकर ख्वाब आवर गैस स्प्रे करना शुरू कर दिया क्योंकि हम किसी की जिंदगी का खात्मा नहीं चाहते थे। बहरहाल गैस के असरात ने ड्राइवर और दोनों गनमैनों को बेहोश कर दिया। तय ये किया गया था कि उन लोगों को एक तरफ धकेल कर सड़क से हटा दिया जाए ताकि उन्हें कोई जानी नुकसान ना पहुंचने और मेरा मंसूबा काम कर रहा था। मंसूबे के मुताबिक मैंने वैन को ड्राइवर करके पीछे हटाया। कबूल शाह और डंगर उनके बेहोश लोगों को पत्थरों की आड़ में डालने चले गए, लेकिन उसी वक्त मैंने वैन स्टार्ट करके बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। वो लोग चीखने चलाते रह गए थे और फिर मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक रकम के वो थैले निकाले और उन्हें एक ऐसी जगह छुपा दिया जो मैंने पहले से मुंतखब कर रखी थी। बहरहाल उसके बाद मैंने वैन को एक ऐसी जगह छोड़ा जहां से उसे तलाश करने में भी कुछ वक्त लगे और खुद रोपोश हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। मैं ये नहीं जानता था कि कबूल शाह मेरे कई ठिकानों से वाकिफ है। एक ठिकाने पर आखिरकार उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो चारों सुल्तानी गवाह बन गए और मुझे 10 साल की सजा हो गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुझसे इस रकम के बारे में मालूमात नहीं हासिल कर सकी और उसकी सारी कार्रवाई मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दर्ज है। वो मुझसे हार गई और रकम के बारे में कोई भी मुझसे जुबान खुलवाने में कामयाब नहीं हो सका। 10 साल की सजा हुई है मुझे, जो बहरहाल मैं न किसी तरह गुजार लूंगा। लेकिन राना अहमद के चेहरे पर गम के तासरात फैल गए। हारून उस दिलचस्प कहानी के अगले हिस्से को जानने का ख्वाहिशमंद था। राना अहमद ने कहा, मेरी बीवी और बच्चे सुना है इस वक्त बहुत ही बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा और कोई दुख नहीं है। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सका हूँ। हारून खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, मगर क्या तुम्हारे बीवी बच्चे ये बात जानते हैं कि तुम्हें किस सिलसिले में पकड़ा गया है? हाँ, जानते हैं। क्या तुम्हारी बीवी ने जेल में तुमसे मुलाकात नहीं की थी और मैंने उससे कहा था कि ये चंद साल मुसाइब उठा ले, उसके बाद जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो वो करोड़पति नहीं बल्कि करोड़ों की बीवी कहलाएगी। फिर किसी की मजाल नहीं कि वो मुझसे वो रकम हासिल करे। लेकिन बस एक परेशानी है। राना अहमद जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया और हारून उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। राना अहमद ने कहा, फर्ज करो मुझे जेल में कुछ हो जाता है तो वो रकम कोई भी हासिल नहीं कर सकेगा और दौलत से भरे हुए वो कैनूस बैग कभी किसी के हाथ नहीं आ सकेंगे। राना अहमद ने कहा और फिर उसने चौंक कर हारून की तरफ देखा और देर तक देखता रहा। हारून के उसके इस तरह देखने की समझ नहीं आ सकी थी, लेकिन हारून ने कहा, तुम यहाँ से फरार का कोई मंसूबा क्यों नहीं बनाते? नहीं, मैं ये हमाकत नहीं करूँगा। अलबत्ता मेरे जहन में जो बात आई है वो ये है कि मैं जेल में ही रहूं और मेरा कोई आदमी वहां से वो रकम निकाल ले। मगर कैसे? क्या ऐसा कोई आदमी तुम्हारे सामने है? वो तुम भी हो सकते हो, राना अहमद ने कहा और हारून चौंक पड़ा। फिर उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक मामूली से झगड़े की वजह से मैं पुलिस के रिकॉर्ड पर आया हूँ और अब मैं कोई मुसीबत नहीं लेना चाहता। कानून से तुम्हारा कोई तसादम नहीं होगा। अलबत्ता कबूल शाह और उसके साथी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश जरूर करेंगे। वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं। 10 लाख डॉलर की रकम
हासिल करने के लिए वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं और वह हर उस शख्स को मौत के घाट उतार सकते हैं जो रकम तक पहुंचने की कोशिश करे, लेकिन तुम वाहिद आदमी हो जो उस रकम तक पहुंच सकते हो। हारून की आंखों में एक लम्हे के लिए रंगीनियां दौड़ गईं। उसने मरीना के बारे में सोचा, मरीना जो उससे मुतासर हो गई थी और हारून जिसे पसंद करने लगा था। लेकिन फिर उसने मरीना की बातें याद की जिसने उससे कहा था कि वह साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए जेल से बाहर आए, वो उसी का इंतजार करेगी। राना अहमद ने अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंचते हुए कहा, तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जिस पर मैं एतमाद कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते और फिर मैं तुम्हें जो पेशकश करने वाला हूँ उसे आसानी से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अगर तुम वो रकम हासिल करने में कामयाब हो जाओ तो मैं आधा हिस्सा तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। ये सोच लो, ये आधा हिस्सा भी करोड़ों पर मुश्तमिल होगा, बाकी रकम तुम मेरे बच्चों को पहुंचा दोगे। बहरहाल हारून खुद भी दौलत पसंद था। जिस अय्याशी से उसने जिंदगी गुजारी थी और दाऊद खाकान की दौलत लुटाई थी, उसके दिल में अब भी उसकी ख्वाहिश थी। इस बात का अंदाजा राना अहमद ने बखूबी लगा लिया और उसे मुतासर करने के लिए बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस जगह वो रकम छुपी हुई है मैंने वहां का एक तफसीली नक्शा तैयार कर लिया है, लेकिन ये नक्शा तुम्हें सिर्फ अपने जहन में महफूज रखना होगा। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तुम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के बाद यहाँ से रिहा हो जाओगे। मैं तुम्हें ये पुरखलूस पेशकश कर रहा हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सारी तफसीलत बता दूंगा। हारून के दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो दौलत में खेला था, लेकिन दौलत का ये खेल अब खत्म हो चुका था। उसके बाद उसने दूसरे ही दिन राना अहमद को अपने फैसले से आगाह कर दिया। राना अहमद खुश हो गया। अगले दिनों में राना अहमद उसे ब्रीफ करता रहा। उसने फर्श पर लकीरें खींचकर उसको नक्शा ज़हन नशीन करने की कोशिश की और चंद रोज के अंदर अंदर ये नक्शा हारून के जहन में महफूज हो चुका था। और फिर राना अहमद ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बड़े एतमाद के साथ अपनी उस मेहनत की कमाई में शरीक कर रहा हूँ, मुझे धोखा मत देना। जिस दिन जेल से रहा होने की आखिरी रात थी, उस दिन हारून ने राना अहमद को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया। राना अहमद ने उसे अपने घर का तफसीली पता भी बता दिया। बहरहाल हारून ने उससे वादा किया कि जैसे ही रकम उसके हाथ आई वो उसका आधा हिस्सा जल्द से जल्द उसके बीवी बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल राना अहमद ने उससे आखिरी बात कही, जब तुम उस इलाके में दाखिल होकर नक्शों के इलाकों में चलोगे तो सोच लेना, जरा सी गफलत भी तुम्हारी मौत का सबब बन सकती है। वैसे भी वो इलाका सख्त सनसीखेज है और सबसे बड़ा ख्याल ये रखना कि जब तुम जेल से बाहर आ जाओ तो कबूल शाह और उसके आदमियों की तरफ से होशियार रहना। वो यकीनी तौर पर एक एक लम्हा मेरे जेल से बाहर आने की आरजू में गुजार रहे होंगे और इस बात पर भी जरूर निगाह रखते होंगे कि कौन मेरे करीब रहा है। यकीनी तौर पर मेरे दोस्त, तुम इस बात को अपने जहन में रखना कि वो तुम्हारी तरफ भी मुतवज्जा हो सकते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें निगाहों से ओझल नहीं होने देंगे और ये तुम पर मुनहसर है कि तुम किस तरह उनसे मुकाबला करते हो। हारून ने गर्दन हिलाते हुए कहा, अपने दुश्मनों से मैं अच्छी तरह निपटना जानता हूँ। और अब आखिरी बात, मुझे इस जेल में 4 साल हो चुके हैं। आज से ठीक 6 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे और हमारे बाद का वक़्त बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर दूसरे दिन सुबह हारून को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से गेट से निकलकर वो इधर उधर देखे बगैर चलता रहा और उसके बाद एक टैक्सी पकड़कर मरीना के मकान की जानब रवाना हो गया। मरीना के बारे में वो ज़्यादा तफसीलात नहीं जानता था, लेकिन बहरहाल मरीना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने हारून को अपने सामने देखा और एकदम से उसके चेहरे पर मुसर्रत फैल गई। उसने पुरमसरत लहजे में कहा, तुम? मगर उफ, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम वाकई इतनी जल्दी रिहा हो जाओगे। क्यों? तुमने मुझे हदायत की थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेशक मेरे मसाइल हैं, लेकिन मैं तमाम मसाइल से ज़्यादा नहीं चाहती सिर्फ तुम्हें, और मैंने भी तुम्हें यकीन करो तुम्हारे तसव्वुर में ये लम्हात गुजारे हैं।
ذرا سی تھوڑی سی مشکل ہے، مجھے چند روز کی اجازت دو، اس کے بعد میں تم سے تفصیلی ملاقات کروں گی۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو میں تمہیں ابھی بتا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کسی کی دستے نظر ہو، لیکن فکر نہ کرو، بہت جلد میں تمہارے لیے کوئی بھرپور عمل کروں گا، ہارون نے کہا اور اس کے بعد بولا، اب مجھے اجازت دو۔ Perfect.